तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी बहुत बहुत मुबारक, बधाई। और पहली बार आज ऐसा हुआ जब लाल किले में जिस तरीके से मनाया जाता सारा समारोह, कोरोना का असर दिखा और बहुत सारी चीज़ें बदली थी वहाँ पर। आप लोगों ने भी टीवी पे देखा होगा, भीड़, बच्चे, ये सब गायब थे और ज़रूरी भी था सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भी। तो आज शनिवार है, कहानी रिकॉर्डेड है। पिछले हफ्ते ये काफ़ी चर्चा में ये बात थी कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करे या मुंबई पुलिस। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। इस मंडे को मुझे लगता है या ट्यूसडे को फैसला भी हो जाएगा और आ जाएगा कि इसकी जांच कौन करेगा। लेकिन उससे पहले कोर्ट ने ये कहा था हर पार्टी से कि आप अपनी अपनी दलील दीजिए हमें कि क्यों ये जांच सीबीआई को या क्यों सीबीआई को नहीं, और क्यों मुंबई पुलिस को और क्यों मुंबई पुलिस को नहीं। तो सभी ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। अब इसका बेस ये है कि मुंबई पुलिस से ये जांच लेकर सीबीआई को क्यों। तो इस पे मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने भी एक सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा की है। और ये रिपोर्ट मुंबई पुलिस की है। और ये रिपोर्ट ये है कि सुशांत केस में 14 जून से लेकर अब तक मुंबई पुलिस ने क्या किया, कहाँ तक पहुँची, उनकी राय क्या है, मौत की वजह क्या है, मौत हुई कैसे, सुसाइड है, मर्डर है, इन सारी चीज़ों की डिटेल है, तस्वीरें हैं, उसमें एक्सपर्ट्स के ओपिनियन हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, फॉरेंसिक एविडेंस हैं। और क्या कहती है मुंबई पुलिस अपनी इस अब तक की रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में है। हम लोग लगातार इसको जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मुंबई पुलिस की क्या दलील है, क्यों वो चाहती है कि ये केस सीबीआई को ना दिया जाए और मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है, ठीक कर रही है। तो वो जाहिर सी बात इस बारे में दलील रखेंगे। तो ऐसी क्या रिपोर्ट दी गई, सुशांत केस मुंबई पुलिस की नज़र में अभी तक कहाँ तक पहुँचा। तो ये डिटेल मुंबई पुलिस के अपने सोर्सेस के ज़रिए, जो हमारे साथी हैं मुंबई पुलिस में, चाहे वो मुस्तफ़ा शेख हों, दिव्येश हों या फिर साहिल हों, और मुंबई पुलिस के कुछ पुराने सोर्सेज हों, तो उनके ज़रिए हम लोगों ने इस रिपोर्ट को जानने की कोशिश की और पता करने की कोशिश की कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दिया गया है। उसकी मैं आज आपको जानकारी दूंगा डिटेल में। तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मुंबई पुलिस अभी तक क्या जांच कर रही थी। बट ये मुंबई पुलिस का वर्जन होगा, इसको याद रखिएगा। ये मतलब अभी सीबीआई ने तो खैर मुंबई में कदम भी नहीं रखा जांच करने के लिए। तो ये मुंबई पुलिस की अपनी राय होगी, मुंबई पुलिस की अपनी रिपोर्ट होगी। इसमें बाकी किसी की कोई राय नहीं या मेरी कोई राय नहीं होगी। लेकिन इस कहानी, इस डिटेल में, इस रिपोर्ट को आपके सामने रखूं, एक बहुत ही खूबसूरत मेल एक क्राइम तक फैमिली ने भेजा। अब मुझे लगा कि इस मेल को मेंशन करूं या इसको हूबहू बहू पढ़ दूं। फिर मुझे लगा इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको खुद भी आईना देखना चाहिए। ये नादिया पटेल हैं जिन्होंने मेल लिखा है, और इन्होंने जो भी लिखा है पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ। रिस्पेक्टेड सर, मुझे आज की मीडिया और पत्रकारों पे हंसी आती है। आप लोगों को लगता है 2-4 मंथ का मसाला मिल गया है, रोज़ इसकी ही बात। लगता है आपको भी गंदी राजनीति में इंटरेस्ट लग गया है। डेली एक ही बात, सुशांत सिंह कैसे मरा, क्यों मरा। अरे भाई, इस देश में कई गरीब और किसान सरकार की गलत नीति से डेली मरते हैं। चाइना अभी भी हमारी ज़मीन पे बना हुआ है, लेकिन ना कोई मीडिया बोलता है, ना कोई पत्रकार, ना कोई आदमी। मुझे आप लोगों पे तरस आता है। बिकने की भी हद होती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब बिहार का इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, मीडिया को, न पत्रकार को, न सीबीआई को, न बिहार पुलिस को, न देश की सरकार को सुशांत केस में कोई इंटरेस्ट रहेगा। सब उठाकर इस केस को डस्टबिन में डाल देंगे। ये सब मरे हुए लोगों पे अपनी कुर्सी बेचते हैं, वरना कोई लगाव नहीं है। रियल में लगाव होती तो गरीब किसान लोगों की होती, जो रोज़ मरते हैं सरकार की गलत नीति से। बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन ये मेरे देश की सच्चाई है। आई एम नादिया पटेल, ये मेल है। अब ये मेल क्यों पढ़ा मैंने, वो इसलिए पढ़ा कि मेल कड़वा है लेकिन सच है। और हकीकत यही है कि इसके लिए सिर्फ मैं मीडिया, चैनल, अखबार, इन सब को ज़िम्मेदार नहीं मानता हूँ। इसके लिए ये होता है कि जो आम लोग हैं, ये आम लोग कैसे लेते हैं किसी केस को,
या आप लोग कैसे लेते हैं? हम सब किसी एक केस के बारे में बात करते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि इतनी बार बार दिखाया जा रहा है। सवाल ये कि देखता कौन है? हम और आप ही देखते हैं। मुझे याद है इसी दौरान में कई ऐसी जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूसरी कहानी फिर से लौटी है, उसको सुनाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का सुशांत में इंटरेस्ट है, क्योंकि कितने लोग सुनते हैं और देखते हैं ये पता चल जाता है। तो हम खुद क्या चाहते हैं ये हम सबको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात कि हाँ, जो इन्होंने मीडिया के बारे में कही, जिस तरीके से, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि ऐसे तमाशा नहीं बनाया जाना चाहिए। और मैंने इसीलिए इस मेल को पढ़ा और हूबहू पढ़ा, और हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने की, क्योंकि इस मेल में बाकी लोगों पे उंगली नहीं उठाई गई है, सिर्फ गिरबान नहीं पकड़ा गया, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए भी है, लेकिन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्या वाकई ये सच है या नहीं है। तो इस मेल में जो कुछ लिखा, मुझे लगा कि दिल से लिखा है, सच लिखा है, और इसीलिए मैंने इसको आप लोगों के लिए पढ़ा है। अब आते हैं कहानी पे, लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले कल एक और जो अभी बात हो रही थी, ये तमाशा और सारी चीज़ें, एक खबर आई कि अंकिता लोखंडे जो एक्स गर्लफ्रेंड हैं, उनके फ्लैट के EMI भी सुशांत भर रहे थे तब से और लेकर अब तक। अब इसको लेके बड़ा हुआ कि अभी तक रिया चक्रवर्ती के बारे में अलग अलग हेडलाइन चल रहा है, सुशांत का कैश, रिया का ऐश, रिया सुशांत के पैसे उड़ा रही हैं, सारी चीज़ें। अब ये आ गया अचानक कि मौजूदा गर्लफ्रेंड पे तो पैसे लुटा ही रहे थे, एक्स गर्लफ्रेंड की भी EMI भर रहे हैं। लेकिन देर रात अंकिता लोखंडे ने खुद सोशल मीडिया के ज़रिए एक प्रूफ दिया, एक सबूत दिया, और सामने ये रखा कि उनका बैंक स्टेटमेंट है, जो एक मलाड में उनका फ्लैट है, उसकी EMI वो भरती हैं और हर महीने उनके बैंक से कटता है। तो फिर ये कन्फ्यूज़न कहाँ से आया? दो चीज़ें, एक ED के ज़रिए ये खबर बाहर आई, और ये कहा गया कि रिया चक्रवर्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि अंकिता के भी पैसे सुशांत भरते हैं। तो पता चला कि मलाड में 2 फ्लैट हैं, एक फ्लैट सुशांत का है और एक फ्लैट अंकिता लोखंडे का है। और ये तब की बात है जब ली थी, जब दोनों के बीच में ब्रेकअप नहीं हुआ था। और एक फ्लैट जो अंकिता जिसमें अभी भी रह रही है, उससे शायद सुशांत का नाम नेम प्लेट से हटाया भी नहीं है। तो जो सुशांत का फ्लैट है उसकी EMI वो दे रहे थे अपनी, जो अंकिता जिसमें शिफ्ट हुई और रह रही हैं वो उनका अपना दे रही हैं। तो ये उनका वर्जन और बैंक स्टेटमेंट आया। अब जाहिर है इस पर जो आखिरी मुहर लगेगी कि जो इल्ज़ाम लगा वो कितना सच है और झूठ है, इस पे ED का जो फैसला आएगा, जो ED अपनी जांच रिपोर्ट देगी, उससे पता चलेगा कि हकीकत है क्या। लेकिन अभी चूँकि सब कुछ चल रहा है, इसमें एक एक चीज़ खोद कर निकाली जा रही है, पूरा तमाशा बन रहा है, तो अभी भी इंतज़ार कीजिए, कई खबरें और इस तरह की आती रहेंगी। अब सवाल कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर ऐसी क्या रिपोर्ट दी मुंबई पुलिस ने, जो रिपोर्ट बहुत अहम साबित हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कि मामले की जांच CBI करे या मुंबई पुलिस। तो सिलसिलेवार जो जानकारी मुझे मिली वो आपसे शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई पुलिस ने अपनी जो जांच रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में 14 जून की दोपहर की वो सारी तस्वीरें जो सुशांत के कमरे में पुलिस ने कैप्चर की, उनके फोटोग्राफर ने, सुशांत की बॉडी और सुशांत के उस वक्त जो 7 लोग मौजूद थे, जो पंचनामा हुआ, उन लोगों के बयान, सुशांत के पिता और सुशांत की बहनों के दस्तखत किए हुए बयान, जो आस पड़ोस के लोग हैं सुशांत के, वो पड़ोसी जहाँ पे वो रहते थे, उनके बयान, उनके करीबी दोस्तों के बयान, ताले वाले के बयान, जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया उनके बयान, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट सीन ऑफ क्राइम पे गए थे उनके बयान, मौत की वजह पे डॉक्टरों की क्या राय है वो बयान, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मौत की वजह को लेकर क्या राय है वो बयान, और मुंबई पुलिस की अब तक की सारी जांच, ये सारी चीज़ें तस्वीरों के साथ सुप्रीम कोर्ट में दी गई हैं। अब इस रिपोर्ट में मुंबई पुलिस क्या कहती है? मुंबई पुलिस का कहना है कि जो क्राइम सीन है और जो वहाँ पे विटनेस थे, उसके हिसाब से जो सारी चीज़ें हुई, वो मान कर चल रहे हैं कि ये एक सुसाइड का केस है। ये मुंबई पुलिस की रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। और इस सुसाइड के केस में ऐसा कोई उलझन या उलझाव नहीं है जिसकी जांच करने के लिए CBI जैसी एजेंसी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये उनकी नज़र में एक ओपन एंड शट केस है सुसाइड का। इसके साथ उन्होंने सारे अपने तर्क रखे और दलील रखे, एविडेंस रखे। पहला एविडेंस उन्होंने जो दिया वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा कि इसमें कोई भी एंटीमार्टम नहीं है, यानी कि जिंदा रहते हुए शरीर पे कोई जख्म, चोट, ऐसी चीज़ें नहीं है।
गले में जो मार्क है उन्होंने कहा कि वो मार्क जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बताया है कि ये सुसाइड गले में फंदा लगने से हुई। उन्होंने बेल्ट को रोल आउट किया और जो कुर्ता है फैब इंडिया का, ये उसमें है कि इस कुर्ते के ज़रिए उन्होंने हैंगिंग की। जो डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया उन डॉक्टरों की राय कि मरने से पहले कोई जहरीली चीज़ ऐसी नहीं दी गई जिससे वो बेहोश हैं और उसके बाद उनका मर्डर किया जा सके। कमरे की हाइट, बेड, फ्लोर, इन सारी चीज़ों के एग्जैक्ट जो नाप हैं, माप है, उन सब के हवाले से कि ये हैंगिंग पॉसिबल है कि नहीं, उसको ये दर्शाते हुए एक्सपर्ट्स के हिसाब से कि ये सुसाइड है। इसके अलावा शरीर के जो रंग, जो उस वक्त जब पोस्टमार्टम हुआ और मौत के बाद कि कोई इस तरह का अगर पॉइजन दिया जाता है या कोई और ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, जहरीली पदार्थ, तो जो शरीर का कलर है वो बदलता है, ऐसा उसमें कुछ नहीं था। ये पोस्टमार्टम और डॉक्टरों की रिपोर्ट है उसमें। और जो अलग अलग डॉक्टर सुशांत का इलाज कर रहे थे, उन डॉक्टरों के स्टेटमेंट बाकायदा उनके दस्तखत के साथ, उनके डॉक्टर के उस लेटर हेड पे जो हर डॉक्टर का होता है वो, और उनके बयान ये सुप्रीम कोर्ट को दिए गए और उस बीमारी के बारे में भी जिक्र किया गया है कि जिसके वो शिकार थे। अब इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है? तो इन सारी चीज़ों का मतलब ये निकल कर आता है कि मुंबई पुलिस की नज़र में ये केस एक सुसाइड का केस है। मुंबई पुलिस की नज़र में इस केस में कहीं से भी कोई मर्डर की थ्योरी नहीं आई है अभी तक, और सुसाइड के लिए उकसाने का मतलब उनके लिए भी, चूँकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। एक तरफ रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि बिहार से 0 एफआईआर करके मुंबई पुलिस को दे दिया जाए, और मुंबई पुलिस अपनी रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती का कहीं सस्पेक्ट के तौर पे नाम ही नहीं लिखी है। इसके बारे में भी मुंबई पुलिस ने वहाँ मेंशन किया। उसने ये मेंशन ये है कि अभी तक की जांच में सुशांत सिंह राजपूत की मौत उनकी नज़र में खुदकुशी है, लेकिन खुदकुशी की वजह क्या है ये वो जांच कर रहे हैं, और ये जांच अभी इनकम्प्लीट है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से पूछताछ हुई, डॉक्टरों से पूछताछ हुई, अभी तक का ज़्यादातर यही आ रहा है कि डिप्रेशन की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन डिप्रेशन के अलावा कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी फौरी वजह जिसकी वजह से अचानक सुसाइड करना पड़ा सुशांत को, वो वजह क्या थी? उनका कहना है कि वो जांच कर रहे हैं, और उनको कानून के तहत इसमें एक क्लाउज आता है कि जांच के दौरान अगर कभी किसी मोड़ पर आपको लगता है कि सुसाइड के लिए किसी ने उकसाया है, तो आप उसी घड़ी उस वक्त भी उसका नाम शामिल कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में, और फिर आप उससे पूछताछ अलग से कर सकते हैं उस लाइन पर। आप चाहें तो उसे हिरासत में ले सकते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि अभी तक जो सुसाइड की वजह आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन आ रही है। एग्जैक्ट वजह कि उसके लिए और इस वजह से सुसाइड किया है, इसकी जांच अभी जारी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट में मुंबई पुलिस की तरफ से दिया गया है। उसके पीछे उन्होंने एक तर्क ये भी दिया है कि रिया 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर गई थी, और 14 जून उसके 6 दिन के बाद सुशांत ने खुदकुशी की। इन 6 दिनों में सुशांत और रिया की कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, ना कोई कॉल डिटेल, ना व्हाट्सएप, ना SMS। तो यहाँ पे एक बड़ा आसानी से रिया चक्रवर्ती बच सकती है कि अगर सुसाइड है और सुसाइड की वजह मैं हूँ तो 6 दिन का गैप है, और अगर अचानक सुसाइड किया और ये हुआ कि उसकी वजह कोई एक ख़ास है तो फिर वो डायरेक्ट है। लेकिन यहाँ मुंबई पुलिस ने जिस सफाई से ये रिपोर्ट दी है उसमें एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखा है, वो ये है कि अगर सुसाइड नोट ना हो, जो आम तौर पे 306 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी को अदालत में लाने और सज़ा दिलाने के लिए, कि मैं जान दे रहा हूँ और मेरे जान लेने की खुद की वजह ये शख्स है या ये लड़की है, तो अगर ऐसे कोई सुसाइड नोट नहीं होता है तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है किसी को गुनहगार ठहराना। या पुलिस इन्वेस्टिगेशन और मीडिया छोड़ दीजिए, मैं अदालत की बात कर रहा हूँ कि इसकी वजह से इसने खुदकुशी की, तो वो साबित करना बड़ा मुश्किल काम होता है बिना सुसाइड नोट के, क्योंकि वहाँ पे कहानियाँ तो आती हैं लेकिन सबूत नहीं मिल पाते कि ठीक है मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैंने तुम्हें कुछ कहा और उसकी वजह से मैंने जान दे दी। अब इसको साबित कैसे करें? और यहाँ पे दूसरा, मैं इसलिए बारीकी मैं आपको समझा रहा हूँ कि दूसरा जो है 6 दिन का गैप हो गया। रिया को सुशांत की ज़िंदगी से जाए हुए 6 दिन हो चुके हैं, तो उन 6 दिनों में बहुत कुछ हुआ। तो वो आराम से अगर रिया चक्रवर्ती को कल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश भी किया जाता है तो इन 6 दिनों का गैप, क्योंकि सुसाइड अचानक हुआ है 14 को और 6 दिन बाद हुआ है, तो इसका लाभ, इसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसीलिए जो मुंबई पुलिस के जिनसे बात हुई सूत्रों से, तो उन्होंने कहा कि वो अभी भी इस लाइन पे जांच तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिलेगा
तो फिर फ़ायदा नहीं है। उनसे ये भी पूछा कि आप इतना प्रेशर है, सब कुछ था, तो आप उसको हिरासत में ही लेके पूछ लेते। तो उन्होंने कहा एक तो कैसे हम मीडिया के दबाव में काम नहीं करते हैं, मुंबई पुलिस का कहना था। दूसरा ये था कि जब तक प्रूफ नहीं है हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, पूछताछ ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं। और तीसरा एक केस का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम गिरफ्तार कर लेते या गिरफ्तार करने जाते तो उससे पहले वो एंटीसिपेटरी बेल आसानी से बॉम्बे हाई कोर्ट से ले सकती थी। और इसका एग्जाम्पल दिया प्रत्यूषा बनर्जी केस, आपको याद होगा, जिसमें सुसाइड हुई थी। उसमें राहुल जो बॉयफ्रेंड का नाम आया था, लेकिन मुंबई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि राहुल हाईकोर्ट पहुंच गया और हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी, इसलिए कि उस सुसाइड में भी शायद सुसाइड नोट नहीं था और नाम नहीं था कोई। तो बातें, कहानियाँ तो सब आ गई थी। तो सेम ये केस उसी पैटर्न पे आगे बढ़ रहा था कि नाम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सब कुछ आपके पास है, लेकिन सुसाइड करने की जो वजह है और सुसाइड नोट जो है वो मिसिंग है। तो मुंबई पुलिस की यही दलील थी कि सुसाइड नोट ना होने की वजह से ही, एक उनका ये कहना था कि शायद ये 24 घंटे भी ज़्यादा केस फिर नहीं रुकता, ठहरता, वो लोग क्लोजिंग रिपोर्ट भी डाल देते, लेकिन एक सुसाइड नोट ना होने की वजह से ये इतना लंबा खींच रहा है। बट सुसाइड की वजह को इस्टेब्लिश करके किसी को एक को जिम्मेदार ठहराना, उसके लिए उनको सबूत और प्रूफ की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट में जमा अपने रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि वो अभी भी जांच कर रहे हैं और जांच के किसी भी मोड़ पर उन्हें लगेगा कि सुशांत की मौत के लिए ये शख्स जिम्मेदार है, तो वो फिर उसी हिसाब से मुकदमा दर्ज करेंगे, उसी हिसाब से गिरफ्तार करेंगे। लेकिन अभी जांच जारी है और इसलिए इस मोड़ पर इस वक्त किसी की गिरफ्तारी नहीं है, कोई नामजद नहीं है इस केस में। और मौत की वजह जो है, ये बार बार अब मैं आपको फिर कहूँगा कि जो मुंबई पुलिस की रिपोर्ट उसमें ये है कि सुशांत की खुदकुशी की वजह वो तलाश रहे हैं, उसकी जांच जारी है। और शुरू में उन्होंने कहा, जिस तरीके से पेरेंट्स ने भी उठाया था कि फिल्में और बाकी, इस वजह से उन्होंने फिल्मी पर्सनैलिटी पे ध्यान दिया और उनसे पूछताछ की। और अब जो है बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियल एंगल वो उसकी तलाश कर चुके हैं, उसमें उन्हें कुछ नहीं मिला है। जो बाकी और लड़ाई और झगड़े की बातें तो उन्होंने कहा उस लाइन पे भी इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, अभी तक उसमें कुछ नहीं मिला है। हालांकि ईडी में की भी जांच जो हुई है अभी तक, तो 15 करोड़ जो बात सबसे ज़्यादा आ रही थी, जो अभी तक के सारे सोर्सेज हैं जो ईडी कवर करते हैं, उनका ये कहना है कि ईडी को इस 15 करोड़ का ट्रांजेक्शन का हेरफेर अभी तक कहीं नहीं मिला है। तो ये सारी दलील मुंबई पुलिस ने, और इसी के बेस पे उन्होंने कहा कि चूंकि ये सारे प्रूफ हैं, सारे सबूत हैं, सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हाँ, अगर आगे किसी मोड़ पर कभी भी लगेगा कि इस केस में कोई जिम्मेदार है खुदकुशी के उकसाने के लिए, तो वो उस हिसाब से फिर कार्रवाई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई सबूत नहीं है, ऐसा कोई गवाह नहीं है, और इसीलिए इस मामले की जांच चल रही है और ये मामला की जांच जल्दी वो पूरी कर लेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए और इन सबूतों को देखते हुए ये गुजारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले की जांच मुंबई पुलिस को ही करने दी जाए, सीबीआई को ना दी जाए। ये रिपोर्ट उन्होंने दलील के तौर पर कोर्ट में दे दी। जाहिर सी बात है जज साहब इस रिपोर्ट को देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ मैंने कहा था कि जो सारी बातें हैं ये मुंबई पुलिस की रिपोर्ट है, मेरी कोई राय नहीं, लेकिन अब यहाँ पे मैं अपनी राय देता हूँ। ये रिपोर्ट बड़ा अहम है, 2 चीज़ें निकलेंगी इनसे। अगर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच सीबीआई को दे देती है, तो इसका मतलब है कि मुंबई पुलिस की अब तक की जांच रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है, कन्विंस नहीं है। तो ये एक बड़ी हार होगी मुंबई पुलिस की। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच सीबीआई को नहीं देती और वो पटना वाली एफआईआर को 0 एफआईआर बदल देती है और मुंबई पुलिस को जैसे ही वो 0 एफआईआर उसे मानती है सुप्रीम कोर्ट, तो इसका मतलब है कि जांच मुंबई पुलिस करेगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि मुंबई पुलिस ने जो जांच रिपोर्ट अब तक की सुशांत के मौत के केस में पेश किया सुप्रीम कोर्ट में, उससे अदालत कन्विंस है कि मुंबई पुलिस सही डायरेक्शन में जांच कर रही है। इसलिए अब इस जांच को, या फिर ये भी है कि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इस केस को आगे भी मुंबई पुलिस को जांच करते रहने चाहिए और करने देना चाहिए। तो 2 चीज़ें यहाँ पे जो मैंने आपको बताई, मुंबई पुलिस की अपनी रिपोर्ट अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट का अब सिर्फ फैसला नहीं रहेगा कि सीबीआई जांच करेगी या मुंबई पुलिस, बल्कि इस फैसले में वो जांच रिपोर्ट एक अहम रोल प्ले करेगी। इस फैसले से ये भी पता चल जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट मुंबई पुलिस की जांच से अब तक संतुष्ट है। संतुष्ट हुई तो जांच मुंबई पुलिस के पास, अगर लगा कि जांच मुंबई पुलिस ने अब तक ठीक से नहीं किया है, तो इसका मतलब है जांच सीबीआई के पास। ये 2 सीधे इसके मतलब है। मंडे या ट्यूसडे को फैसला आ जाएगा
तो अब जब भी ये फैसला आएगा तो ये दोनों बातें आपके जहन में रहेंगी कि सीबीआई की जांच का मतलब है कि मुंबई पुलिस की वो रिपोर्ट जज ने पढ़ी और जज कन्विंस नहीं है, और अगर मुंबई पुलिस ने ही जांच की तो फिर आप मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ये मान के चल रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच सही डायरेक्शन में है। तो ये दो बड़े मतलब निकलते हैं इस पूरे मामले से। बाकी इसके जो अपडेट हैं, मंडे को मुझे लगता है, अभी तक कल शायद संडे है था, तो कल अगर ये मंडे के लिए लिस्टेड होगा तो दोपहर तक पता चल जाएगा कि मंडे के लिए लिस्टेड है कि नहीं, और कल अगर ये लिस्टेड नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में तो फिर मान के चलिए कि मंडे को भी नहीं होगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वैसे ही बहुत टाइम हो गया, क्योंकि शायद 29 जुलाई को रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, आज 15 अगस्त हो गया, तो 2 दिन उधर, करीब 15-17 दिन तो सुप्रीम कोर्ट में ही हो गए इस बात के फैसले के लिए सिर्फ कि जांच कौन करे। तो अब मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे तक हो जाना चाहिए। कुछ लोगों के आपके अपनी क्राइम तक फैमिली के मेल और सवाल नोट करके लाया हूँ। एक तो बहुत सारे लोगों ने हैप्पी इंडिपेंडेंस, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपको भी थैंक यू वेरी मच। और कल की कहानी पे मुझे बहुत सारे रिएक्शन पढ़ने में बहुत अच्छा मज़ा आया, क्योंकि हर एक ने उसको कॉमेडी की तरह लिया। तो ये एग्जाम्पल है कि क्राइम में भी कॉमेडी हो सकती है। 100 रुपये की दही के लिए 42,000 खर्च हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। अंकुर द्विवेदी, इन्होंने लिखा है कि सुशांत केस को जिस तरीके से मीडिया और ने बनाया है और मीडिया कर रहा है वो शायद सही नहीं है। इसके बारे में मैंने पूरा लेटर पढ़ के अभी एक अपने फैमिली की आपको सुना दी। दिलीप यादव हैं और ये इस वक्त शिप में रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ, ये क्या कहते हैं, शिप मर्चेंट या मैरीन उसमें हैं, और ज़्यादातर ये समंदर में ही सफ़र करते रहते हैं, लेकिन समंदर में भी ये कहानियाँ सुनते हैं और अपने दोस्तों के साथ सुनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दिलीप यादव साहब, आपका और आपके तमाम दोस्तों का। और शायद इस वक्त ये अबू धाबी में है शिप पे। अशफाक शेख हैं, डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में अपडेट मांग रहे हैं, तो उसमें अभी कोई अपडेट नहीं है। एक मामले में चार्जशीट दाखिल ही नहीं हुई थी तो बेल के हकदार हो गए थे, लेकिन दूसरा एनएसए उस केस को देख रही है, तो उस मामले में भी अभी चार्जशीट दाखिल होनी है, तो ये अभी जेल में ही है। शादाब साकिब हैं और ये जेएनयू के स्टूडेंट नजीब की मिसिंग की कहानी सुनना चाहते हैं। मैं कई बार कहा, फिर भूल जाता हूँ, और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं। वाकई अब तो बहुत ज़माना हो गया कि एक जेएनयू का स्टूडेंट नजीब, जिसकी का सुराग देने पे सीबीआई तक ने इनाम रखा है, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मेरी कोशिश होगी कि अगले हफ्ते मैं नजीब की कहानी आप लोगों को ज़रूर सुनाऊँ। रंजीत सिंह सिद्धू, ये दुबई और यूएई, सऊदी अरब और बाकी के भी, यूएई और सऊदी अरब और दुबई, अमीर शेखों की कहानी सुनना चाहते हैं। अब मुझे ये बड़ा कंफ्यूज कर दिया इन्होंने कि अमीर शेख की कहानी में क्या सुनाऊं मैं, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में जो पिक्चर शेख को लेके है वो बड़ी अजीब अजीब सी है। लेकिन कोशिश करता हूँ कुछ ऐसे कैरेक्टर मिले मुझे शेख के जो सुनाने में मज़ा आए, तो मैं ज़रूर सुनाता हूँ। अजमत खान हैं, गणेश बिरादर हैं, नवेंद्र सिंह हैं। इनका कहना है कि सुशांत केस पे कि क्या सीबीआई जांच दे भी जाती है तो सच्चाई सामने आएगी। तो नवेंद्र साहब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, पहले तो ये कि जांच करेगा कौन, उसके बाद इस बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रशांत खोलकर हैं, सुनील काले हैं। इन्होंने कहा कि अभी जिस तरह से लोग कह रहे हैं मुंबई पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई पे भी हमें भरोसा नहीं, तो ऐसे में तो किसी केस की जांच हो नहीं सकती। ये बड़ा अजीब सिचुएशन है, लेकिन मैं भी इससे सहमत हूँ कि अगर हर एजेंसी से हमारा भरोसा उठ जाए तो फिर हम किस पे यकीन करेंगे कि किसकी जांच सही है और किसकी नहीं है। श्वेता मिश्रा हैं, गौरी लंकेश की कहानी सुनना चाहती हैं, और मैं कई बार और भी लोगों ने कहा मिस कर जाता हूँ, मैं श्वेता जी जल्दी सुनाता हूँ। इसके अलावा प्राजक्ता नागरे हैं, और ये इन्होंने कहा कि एक बुराड़ी केस में मैंने कहा था साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के बारे में, दिमागी पोस्टमार्टम जो होता है, तो सुशांत केस में क्यों नहीं किया गया। बड़ा अच्छा इनका सवाल है। मुझे इसका आइडिया नहीं कि इस केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई है कि नहीं सुशांत की। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं सुना हो वो कहानी बुराड़ी की, जो नहीं जानते उनको बता दूं। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी असल में एक तो 2 तरह के पोस्टमार्टम होते हैं, ऑटोप्सी होती है, एक दिमागी होती है। तो सुसाइड के केस में आमतौर पे बुराड़ी में चूँकि 11 लोग एक साथ फंदे पे झूल के मरे थे, एक ही फैमिली के,
तो पुलिस साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इस तरीके से करती है कि जो लोग खुदकुशी करके मरते हैं उनके दिमाग में मरने से पहले कुछ दिन पहले तक क्या क्या चल रहा था, क्या कुछ उन्होंने अपने ख़ास करीबी लोगों से शेयर किया, उनके बिहेवियर में कितना बदलाव आया, उनके खाना खाने, उठने, बैठने, सोने, यहाँ तक कि गाना सुनने, फिल्मों देखने के बिहेवियर में कितना बदलाव आया, वो किस तरीके की बातें करते थे। तो क्या होता है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर वो ये देखते हैं कि मौत से पहले के कुछ दिनों में इन लोगों में कोई चेंजेस तो नहीं आया था। जैसे एक आम आदमी होता है, उसकी आम रूटीन है, किसी किसी बात पे हंसता है, रोता है, झूमता है, जो भी करता है, लेकिन क्या मौत से या खुदकुशी से कुछ वक्त पहले ये सारी चीज़ों में कुछ अजीब सा उसके परिवर्तन देखा गया। एक आदमी लेट सोता 12 बजे, वो 8 ही बजे सो रहा है, एक सुबह तक सो रहा है, एक ने खाना खाना छोड़ दिया, एक ने सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर दिया, पिक्चर देखना छोड़ दिया, दोस्तों से बात करना, मिलना छोड़ दिया। तो इसको साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कहते हैं। इसके ज़रिए पता करने की कोशिश की जाती है कि अगर ये सारे बिहेवियर और उसके बर्ताव में चेंज आया है तो कहीं ना कहीं फिर उस चीज़ से रिलेट किया जाता है कि हाँ, शायद ये इसके दिमाग में कुछ नई चीज़ चल रही थी। तो ये केस, सुशांत केस में भी ये जितने भी विटनेस हैं उनसे पूछताछ करके ये एक बेहतर सबूत बन सकता है कि क्या सुशांत की मौत से पहले उनके बिहेवियर में 8 और 14 जून के ही बीच की अगर हम बात ले लें तो बिहेवियर में क्या क्या चेंज आया। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। विनय कुमार हैं, आकाशदीप श्रीवास्तव हैं, एरिया 51 की कहानी सुनना चाहते हैं। पप्पू झा हैं, सूरज काग हैं, जितेंद्र कुमार हैं, ये कुवैत से हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं और डॉन शहाबुद्दीन की कहानी सुनना चाहते हैं। लेकिन शहाबुद्दीन की कहानी मैं सुना चुका हूँ, इसी क्राइम तक के एपिसोड में आपको मिल जाएगा। रवि वर्मा हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा शेर लिखकर भेजा है, थैंक यू वेरी मच। मीता भट्टाचार्य जी हैं और कह रही हैं आप कब से कहानी हमारी नहीं सुना रहे हैं और लगता है आप क्राइम तक वाले में भूल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा मीता जी। भवाल सन्यासी की कहानी सुनना चाहती हैं, ये वादा एक दिन ज़रूर पूरा करूँगा। हर्ष मौर्य हैं, शरद माणे हैं, विपिन कुमार हैं, पूजा निकम है और पूजा निकम बुराड़ी की कहानी सुनना चाहती थी, पर अभी जैसे मैंने आपको बताया बुराड़ी की पूरी कहानी बहुत डिटेल में मैं सुना चुका हूँ पूजा, तो आप इसी क्राइम तक के आप कहानी की लिस्ट में देखेंगे, मिल जाएगी। फॉरेंसिक की स्टूडेंट हैं ये, तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बने ताकि क्राइम की गुत्थियाँ जो हैं वो आप सुलझा सकें। मेरी तमाम शुभकामनाएँ। सत्या कश्यप जी हैं, इन्होंने लिखा कि मुझसे गलती हो गई, क्या आप आजकल रिप्लाई भी नहीं करते, मेंशन भी नहीं करते। ऐसा नहीं है सत्या कश्यप जी, देखिए आज आपका मेंशन हो गया। रिंकी बिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि वैसे तो ये टीचर हैं लेकिन कहानी सुन सुनकर अब इनको जासूसी और उस तरह की चीज़ें करने का शौक़ है, तो ये रॉ में जाना चाहती हैं। तो कोशिश कीजिए रिंकी बिस्ट जी, मेरी तमाम शुभकामनाएँ आपके लिए। मधुसूदन पांडे हैं, इसके अलावा नवल हैं, ये दुबई से हैं। प्रत्युषा बनर्जी की कहानी सुनना चाहते हैं सुसाइड की, चलिए मैं किसी दिन सुनाता हूँ, शायद सुनाया नहीं मैंने। अंकित डागर हैं, अनूप मिश्रा हैं, संदीप बनर्जी हैं और अभिलाषा श्रीवास्तव हैं। इंडिपेंडेंस डे विश किया है ना, थैंक यू अभिलाषा। इसके अलावा अनुप्रकाश, अशिता देसाई और गोविंद राज जी, इन तीनों का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। अशिता देसाई के लिए कुणाल जो है, इन्होंने आशिता देसाई जी ने लिखा कि शायद इनकी नज़रें पूरी तरह से वो नहीं है, थोड़ी कमज़ोर हैं, तो इनके दोस्त कुणाल ने जो है ये मेल लिखा है, तो थैंक यू वेरी मच अशिता जी, आपका भी और कुणाल आपका भी लिखने के लिए। और अनु, अशिता और गोविंद राज जी, आप तीनों को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी बर्थडे। तो आज इतना ही, कल संडे है और संडे को हमारा एक हैरत अंगेज सीरीज़ आता है, तो आप सुबह 9 बजे ज़रूर देखिएगा। इस बार चाइना के एक ऐसे शहर की कहानी है, जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद जापान ने चीन पे कब्ज़ा किया हुआ था, तो वहाँ पे चीन के एक शहर में जापानियों ने किस तरीके से उन शहर के लोगों पे जुल्म ढाया, रोंगटे खड़े करने वाली ये कहानी है हैरत अंगेज़ में। कल सुबह 9 बजे देखिएगा, बताइएगा, सुझाव भी दीजिएगा और बस दुआ यही है कि कल अच्छे से संडे गुजरे। मंडे आपसे मुलाकात होगी और अगर कल लिस्टेड हो गया तो सुप्रीम कोर्ट से शायद वो बड़ा फैसला आ जाएगा जिसका हम सबको इंतज़ार है कि सुशांत केस की जांच कौन करेगा, मुंबई पुलिस या सीबीआई, तो शायद ये खुलासा भी हो जाए। तो जो भी होगा मंडे, लेकिन कहानी ज़रूर होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।